सभी बच्चों के दिमाग में यह बना रहता है कि फिजिक्स के वाइवा में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इस डर को करेंगे खत्म। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं समय को देखते हुए इस वजह से मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया है ताकि बहुत कम समय में इस पूरी चीज को मैं बता सकूं। ठीक है ना भाई। तो जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कि परावर्तन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखना भाई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो कि ये कोई चिकना सतह है, तो यहाँ पर यदि कोई किरण आपतित हो रही है ऐसे, तो आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। और ये इस पर जो खींचा जाने वाला जो लंब होता है उसको बोलते हैं विलंब। और जितने कोण पर ये आई होती है अविलंब के साथ, उतने ही कोण पर यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक ना। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अविलंब, और ये है आपके पास आपतन बिंदु। याद रखना परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से भाई? परावर्तन के नियम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। तो याद रखना f इक्वल टू r/2 होता है। f इक्वल टू r/2 होता है, ये याद रखना। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो याद रखना ना कि जब समतल दर्पण की बात कर दी जाए तो याद रखना कि उसकी फोकस दूरी पूछी जाए चाहे उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी जाए, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं। याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। ये बात हमेशा याद रखना भाई। ओके। दूसरा चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा उत्तल लेंस प्रयुक्त करेंगे। कौन सा ऐसा उत्तल लेंस होगा जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो याद रखना वैसे के लिए हम लोग अधिक फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करेंगे। वो अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा जिससे कि जो लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब है और लेंस से दूरी है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या होनी चाहिए, अधिक हो। इस वजह से हम लोग अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रखना। सातवां क्वेश्चन जो है आपके पास ये पूछा जा सकता है कि यदि किसी दर्पण को दो बराबर भागों में काट दिया जाएगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसकी वक्रता त्रिज्या सेम टू सेम वही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाला है कि कांच से वायु में जाने पर किरण किस ओर मुड़ेगी, है ना। तो कांच से वायु में जाने पर जो किरण होती है अविलंब से दूर होगी, ठीक है ना। क्योंकि रीजन क्या है, तो वायु कांच के सापेक्ष क्या होता है, विरल होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि जब भी किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो याद रखिएगा कि जब सघन से विरल में जाती है तो वहां पर हमेशा किरण जो होती है दूर हटती है, ठीक है ना। और यदि विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा वहां पर किरण जो होती है अविलंब की तरफ झुक जाती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूक्ष्मदर्शी में क्रास्तर कहाँ होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखिएगा इसमें बोल सकते हो कि नेत्रिका के आगे होता है। कहां पर होता है, नेत्रिका के आगे, या नेत्रिका की प्रकाशी केंद्र जो होता है और उसकी फोकस होता है उनके बीच में होता है, ये बात आप बता सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपने प्रयोग में गुटके की ऊपरी सतह अथवा जल की ऊपरी सतह पर लकड़ी के बुरादा क्यों डाला जाता है, उसका रीजन क्या है। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी के गुटके के या अथवा जल के ऊपरी सतह पर, है ना, या उनके तल पर ठीक फोकस करने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, है ना, बुरादा को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण पर जल डालने से कैसा लेंस बनता है। तो याद रखिएगा समतल उत्तल, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। कैसी प्रकृति होती है, अभिसारी भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि सूत्र ANW = 2 - FG/F कब लागू होता है।
तो याद रखिएगा कि इस सूत्र को तभी हम लोग लागू करते हैं जब लेंस समद्वि उत्तल हो या उसका अपवर्तनांक 1.5 हो। ये दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो याद रखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है उसके द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को ही बोला जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसे क्या बोला जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा ओम होता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसमें याद रखिएगा कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। किस पर भाई? सांद्रता पर। यदि सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता बढ़ेगी, तो याद रखिएगा इस सांद्रता को बढ़ने पर इस आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दूसरा पॉइंट पे आप चलेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच यदि दूरी बढ़ती है, याद रखिएगा भाई, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रोडों के अपघट्य में डूबे भाग के क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल का मान जो होगा डूबा हुआ ज्यादा होगा तो वहां पर आंतरिक प्रतिरोध जो होता है घटता है, कम होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि सेल की विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं भाई? तो याद रखना ना कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो सेल के विद्युत वाहक बल जो होता है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। और इसका मात्रक भी याद रखिएगा, पूछा जाता है इसका मात्रक क्या होता है, तो ये वोल्ट होता है, याद रखना है ना। और अमीटर तथा वोल्टमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमीटर तथा वोल्टमीटर को परिपथ में किस प्रकार से लगाया जाता है? तो भाई याद रखना आप लोग कि अमीटर और वोल्टमीटर, तो परिपथ में अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बात को याद रखिएगा। लेकलांसी सेल में क्या भरा होता है? याद रखना इसमें कि नौसादर भरा होता है। क्या भरा रहता है? नौसादर। और उसका कैसा घोल? तो गाढ़ा घोल भरा होता है भाई, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? तो जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो P अपान में Q इक्वल टू R अपान में S होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मीटर सेतु का तार किस धातु का बना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन का बना होता है। और इसको क्यों उपयोग में लिया जाता है मीटर सेतु में? तो याद रखना क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कि मीटर सेतु में तार के किनारों पर जो तांबे की पत्ती लगी होती है उनको क्यों मोटा लगाया जाता है? ये बात को याद रखना। तो याद रखना कि इनको इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि उनके प्रतिरोध को नगण्य किया जा सके, ठीक है ना। और संतुलन की अवस्था में धारामापी के विक्षेप क्यों नहीं आता है? इसका आंसर ये है कि संबंधित बिंदु जहां पर ये जुड़ा रहते हैं एक दूसरे से परिपथ, वहां पर जो विभव होता है वो कैसा होता है? समान विभव होता है, इसीलिए उनमें धारामापी में विक्षेप नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, धर्मापी क्या होती है भाई? तो याद रखना धर्मापी जो होती है एक कम प्रतिरोध की युक्ति होती है जो परिपथ में धारा को संसूचित करने में प्रयुक्त होती है। तो ये रहा हम लोगों को टॉप 25 जो ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में पूरा डिटेल। तो आप लोग इतना कम से कम तैयार करके जाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि जो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है वाइवा में, यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।